What's up everyone? Welcome back to the channel. तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपका बहुत अच्छे से सारा रिवीजन हो रहा होगा और आप मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे होगे। अब आज जो आपको चैप्टर रिवाइज करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट, बहुत सारे कर्व्स, बहुत सारे रिलेशनशिप्स इस चैप्टर में हैं, तो वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, बट आपको वन शॉट मिल जाएगा और आपको बहुत ध्यान से इसको साथ साथ नोट्स बना के साथ साथ ही लर्न भी करना है। तो आज प्रैक्टिस करना। आज बिजनेस स्टडीज में हमने चैप्टर नंबर 6 पूरा किया है। आज हम लोगों ने अकाउंट्स में कैपिटल रेवेन्यू किया है और इकोनॉमिक्स में आज हम कॉस्ट कवर कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समाप्त करते हैं हम लोग कॉस्ट को। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। करते हैं हम लोग कॉस्ट के साथ। अब देखो यार, ये जो पूरा यूनिट है ना, चाहे मैं प्रोडक्शन की बात करूं, चाहे मैं कॉस्ट की बात करूं, मैं रेवेन्यू की बात करूं, देखो ये पूरा यूनिट, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे कॉस्ट है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे सप्लाई है, चाहे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। तो प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये पांचों ही चैप्टर्स बेटा आपको ऐसे पढ़ने हैं जैसे आप एक प्रोड्यूसर हो। ठीक है, आप प्रोडक्शन करते हो, आप सामान बनाते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप माल बेचना चाहते हो, तो आप प्रोड्यूसर हो, राइट। आप जो सामान बनाते हो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन होता कैसे है, किस तरीके से एक प्रोड्यूसर सोचता है, क्या करता है। आज जो मुझे चैप्टर चालू करना है वो है कॉस्ट। भैया खर्चे के बारे में बताओ। प्रोडक्शन तो आप करोगे, प्रोडक्शन करने में खर्चा आएगा ना। अगर मैं ये शर्ट की फैक्ट्री लगा रहा हूं और मुझे ये शर्ट बनानी है तो मुझे रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा, मुझे लेबर को सैलरी वेजेस देनी पड़ेंगे, मुझे फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा। तो इसको बनाने में मार्केटिंग, सेल्स पे खर्चा आएगा, बहुत सारे खर्चे आएंगे, दैट इज कॉस्ट। तो हमें इस चैप्टर में मेनली कॉस्ट के बारे में ही पढ़ना है ना। तो आ जाओ, सबसे पहले तो हम बेसिक चीजों के साथ शुरू करेंगे और इजी तक लेके चलेंगे, इसे कोई टेंशन नहीं है। सर व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट होता क्या है? तो देखो लिखा हुआ है, Cost means the sum total of actual expenditure on input। Actual expenditure जो input पे हो रहा है, input का मतलब raw material पे जो खर्चा हो रहा है, and the imputed value of input supplied by the owners। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे खर्चे भी होते हैं जो ऑनर ने खुद ही सप्लाई कर दिए। तो इकोनॉमिक्स में जब मैं कॉस्ट पढ़ता हूं ना, अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया, सर इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हम कॉस्ट पढ़ते हैं तो दो तरीके की कॉस्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलती है। एक को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है बेटा जिसके अंदर एक्चुअल मनी पेमेंट होता है। सर एक्चुअल मनी पेमेंट का क्या मतलब है? एक्चुअल मनी पेमेंट का मतलब है कि आप इस चीज़ का पैसा देते हो। जैसे रॉ मटेरियल आप खरीद के लाए, है ना, रॉ मटेरियल का आपको पैसा देना पड़ेगा, राइट। अगर आपके यहाँ पे लेबर काम कर रही है तो आपको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आप पैसा पे कर रहे हो, जहाँ पे एक्चुअली मनी पेमेंट हो रहा है, उसको तो आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हो, वो तो होना ही है। बट बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम बचा लेते हैं, यानी जो ऑनर है वो उसको खुद ही सप्लाई कर देता है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। सर ये सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स क्या होते हैं? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे शर्ट की फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है तो मुझे स्पेस की ज़रूरत है। अब मुझे लगा यार अभी स्पेस लेने के लिए पैसा बहुत लगेगा, मैं रेंट पे नहीं लेता, मैं अपने घर में ही नीचे एक रूम खाली है वहाँ लगा लेता हूँ। अब मुझे बताओ, जो स्पेस मैं रेंट पे लेता वो मैंने अपने ही घर में एक कमरा खाली करके उसमें फैक्ट्री लगा ली, तो मैंने वो बहुत सारा पैसा बचा लिया रेंट का या नहीं बचा लिया? यानी मैंने वो सर्विस सेल्फ सप्लाई कर दी जो मुझे बाहर से लेनी थी, है ना। वो सर्विस, वो स्पेस मुझे कोई और देता, उसके मुझे पैसे देने पड़ते, वो अभी फॉर नाउ, अभी के लिए मैंने बचा लिए, सेव कर लिए, बट उसका कॉस्ट तो कोई ना कोई है ना, है या नहीं है? तो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं भैया टोटल खर्चा तभी निकलेगा जब आप जो पैसा दे रहे हो वो भी जोड़ो, प्लस जो आपने बचा लिया वो भी जोड़ो, क्योंकि हमें तो जनरल सेंस में देखना है कि एक नॉर्मल कॉस्ट कितना आता, समझे। तो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर होते हैं जिसमें आपका मनी पेमेंट कुछ नहीं हुआ, आपने खुद सब कुछ बचा लिया।
जैसे मैंने आपको बोला फैक्ट्री घर पे लगा ली, अब मुझे अगर सपोज ऑफलाइन पढ़ाना है तो ऑफलाइन पढ़ाने के लिए मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। वो स्पेस या तो मैं रेंट पे दूं या फिर मैं अपने घर में ही पढ़ाना चालू कर दूं। घर में पढ़ाना चालू करूंगा तो फिर मैं पैसे बचा लूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, वो भी मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट में याद रखना कोई भी पैसा बाहर नहीं जाता, पैसा बाहर जाता है सिर्फ एक्सप्लिसिट में। ठीक है, आ जाओ अब आपको दोबारा से एक बार डेफिनेशन पढ़ाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट मीन्स द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, जो एक्चुअल खर्चा हुआ दैट इज एक्सप्लिसिट, एंड इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एक्सप्लिसिट इज एक्चुअल, जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ है। ठीक है, और द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, जो पेमेंट हमने किसको करी है, आउटसाइडर्स को करी है फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज, जैसे रॉ मटेरियल के लिए वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीजें हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। अब देखो इम्प्लिसिट में क्या लिखा हुआ है, इट इज द एस्टिमेटेड। देखो एस्टिमेटेड का मतलब, अब देखो यार मैंने अगर अपनी जमीन दे दी तो एक्चुअल कितना रेंट है मुझे नहीं पता है ना, तो मैं एक एस्टिमेटेड लूंगा, इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, एक कॉन्सेप्ट होता है ना अकाउंट्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक्चुअल में कौन पे करता है यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई नहीं करता, बट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग तो है। रेंट ऑफ ओन लैंड, अपनी जमीन अगर आप यूज कर रहे हो उसका रेंट। उसके बाद सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज जो भी है उसकी सैलरी, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या फर्क होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, मैंने आपको बता ही दिया। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ठीक है, मनी पेमेंट किस में होगा, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट, देयर इज नो मनी पेमेंट, इसमें कोई मनी पेमेंट नहीं होता, बस ये इंप्यूटेड वैल्यू होता है, यानी सेविंग्स होती हैं। इसके बाद जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम एटसेट्रा, रेंट ऑफ ओन लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इम्प्लिसिट में आ जाता है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब समझ गए, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा बच्चे। ऑलराइट, चलो नाउ व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। सर कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, देखो बहुत आसान है, कितना खर्चा आ रहा है कितना सामान बनाने में, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, कॉस्ट को कंपेयर करोगे आप आउटपुट के साथ, तो उसको मैं कॉस्ट फंक्शन बोल दूंगा। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे, C इज इक्वल टू F और ब्रैकेट में Q। C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब कितने खर्चे पे कितना क्वांटिटी बनेगा, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ऑलराइट, बस ये रीडिंग वाला टॉपिक है, रीड ओनली टॉपिक है, पढ़ के छोड़ देना, कुछ खास इसमें से नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आता है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आए थे, बेसिक्स में, इंट्रोडक्शन में। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। सर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन का मतलब, मेरे सामने 2, 3, 4 अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं बेस्ट वन सेलेक्ट करूंगा, है ना। मेरे सामने 4 जॉब्स हैं, एक 30,000 पर मंथ, एक 50,000 पर मंथ, एक 70,000 पर मंथ, एक 90,000 पर मंथ। बेस्ट मुझे 90 वाली लगेगी, मैंने 90 ले लिया। 90 लेने के लिए मैंने वो 3 रिजेक्ट करी। तो देखो आप जब भी कोई चीज एक्सेप्ट करते हो ना, आप मल्टीपल चीजें रिजेक्ट भी करते हो। हमेशा एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के साथ ही आता है। आप कोई भी सामान लेने के लिए जाओ, आप 10 चीजें देखोगे, एक लेके आओगे, 9 रिजेक्ट करके आओगे, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है लाइफ में, जो भी चीज आपने एक्सेप्ट करी उसके बाद जो भी बेस्ट है उसको आपने छोड़ा ना, उसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो मैंने छोड़ दिया, है ना। तो अगर मैं 90 वाला जॉब ले रहा हूं तो 70,000 मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर 50 क्विंटल ऑफ राइस ग्रो कर रहा है, 40 क्विंटल ऑफ व्हीट ग्रो कर रहा है ऑन हिज लैंड विद द गिवन रिसोर्सेज। अगर वो राइस में जाता है तो फिर उसको व्हीट छोड़ना पड़ेगा, अगर वो व्हीट में जाता है तो उसको राइस छोड़ना पड़ेगा, यानी जो भी वो एक्सेप्ट करेगा, दूसरा रिजेक्ट करेगा ना, तो वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब आते हैं बच्चों हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आ जाओ मैं आपको अब ये भी बता दूं जल्दी से। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन होता है एक छोटा टाइम पीरियड, सही है, और लॉन्ग रन होता है एक बड़ा टाइम पीरियड।
शॉर्ट रन जिसको हम कम समय बोलते हैं, और लॉन्ग रन जिसको हम ज़्यादा टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका डिटेल हम लोग प्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बेसिकली शॉर्ट रन में आपके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कुछ फैक्टर्स आप बदल सकते हो, कुछ फैक्टर्स आप बदल नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना। इसको प्रोडक्शन में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रख लो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट रन इज अ कंपैरेटिवली शॉर्टर टाइम पीरियड और लॉन्ग रन इज अ कंपैरेटिवली बिगर टाइम पीरियड। अब लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट है। तो जब भी मैं शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करूंगा तो शॉर्ट रन में दो प्रकार की कॉस्ट होती है बच्चे। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट, अदर इज द वेरिएबल कॉस्ट। सर अब ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है? व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, ये है क्या? किस तरीके से हमें इसको देखना है, किस तरीके से हमें इसको समझना है? देखो यार, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी। यानी आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा, कॉस्ट सेम रहेगी। सर ये क्या बात हुई कि आउटपुट चेंज होगा कॉस्ट सेम रहेगी? भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने शर्ट की फैक्ट्री लगाई। अब मैं चाहे एक शर्ट बनाऊं, चाहे मैं 2 शर्ट बनाऊं, चाहे मैं 200 शर्ट बनाऊं, चाहे मैं 2000 शर्ट बनाऊं, रेंट तो मुझे सेम ही देना है ना उस फैक्ट्री का। एक बार मैंने फैक्ट्री ले ली कि भैया 50,000 रुपये महीने का रेंट है, 50,000 रुपये महीना मुझे निकालना ही निकालना है। चाहे मैं फैक्ट्री अपनी 2 दिन खोलूं, चाहे मैं 4 दिन खोलूं, चाहे मैं 10 दिन खोलूं, चाहे मैं खोलूं ही ना, मेरी फैक्ट्री चाहे बंद रहे, मुझे एक फिक्स्ड रेंट देना ही पड़ेगा, है ना। तो आउटपुट तो कम ज्यादा होता रहेगा एज पर सीजन, एज पर डिमांड, एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन कॉस्ट सेम रहेगा। तो ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड रहते हैं, बार बार बदलते नहीं है आउटपुट के साथ, उनको बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। अब मैं बात करता हूं सर रॉ मटेरियल। भाई अगर मुझे ज्यादा शर्टें बनानी है तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, कम शर्टें बनानी है तो कम रॉ मटेरियल चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा देर मशीन चलेगी तो बिल ज्यादा आएगा, कम मशीन चलेगी तो बिल कम आएगा। तो जब हम बात करते हैं कि आउटपुट चेंज हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है और आउटपुट के साथ साथ कॉस्ट भी चेंज हो रही है, तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल नाम में ही है, वेरिएबल मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग, फिक्स्ड विच डू नॉट चेंज, जो चेंज ही नहीं होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वो है जो फिक्स्ड रहेंगी, और वेरिएबल कॉस्ट वो हैं जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहेंगी। इन दोनों को भी अगर आप जोड़ दो, यानी कि देखो फिक्स कॉस्ट को टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, दोनों को जोड़ दो तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, तो बोलो टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला तो वो था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। जब आपको न्यूमेरिकल करना होगा तो न्यूमेरिकल में टोटल कॉस्ट कैसे बोलोगे? इट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? आओ पढ़ा दें आपको जल्दी से। देखो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले होता है फिक्स कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या है? इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, इंश्योरेंस, है ना। इसके कुछ और नाम भी हैं बेटा, देख लो फटाफट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जनरल कॉस्ट बोलते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। इससे बच नहीं सकते, ठीक है। इट रिमेन्स द सेम वेदर आउटपुट इज लार्ज, स्मॉल और इवन जीरो। अगर मैं फैक्ट्री नहीं भी खोलूंगा तब भी मुझे रेंट देना पड़ेगा, जीरो आउटपुट है तब भी, ठीक है। तो देखो आओ इसका एक फटाफट से टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आउटपुट, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। कॉस्ट कितनी? फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड रहेगी। आउटपुट चाहे 0 है तब भी मुझे 12 का खर्चा करना है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। तो कॉस्ट तो फिक्स्ड रहने वाली है, आउटपुट कितना ही चेंज होता रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो ये आ गया x, ओरिजिन y, आउटपुट ले लो 1 2 3 4 5, ये मैंने आउटपुट ले लिया। कॉस्ट ले लो 5 10 15, ठीक है। अब देखो 0 पे भी 12 लगभग यहाँ होगा, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी 12, 4 पे भी 12,
5 पे भी 12। तो जब मैं इसको मिला दूंगा तो ये मेरा कर्व बन जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो आपसे कोई पूछे कि क्या टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व ओरिजिन से शुरू होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व ओरिजिन से शुरू नहीं होता, ऊपर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जीरो पे भी ये जीरो नहीं होती, जीरो पे भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। देयर इज ऑलवेज सम कॉस्ट इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो, तभी तो वो फिक्स कॉस्ट है ना। और इसका सर ये शेप कैसा है? इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि आउटपुट कितना भी हो ये कॉस्ट बिल्कुल फिक्स्ड रही है। सही है? आ जाओ आपको फिक्स कॉस्ट पढ़ाते हैं। टेबल हो गया, कर्व हो गया, कर्व में क्या लिखा है देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसा बना, राइट। आउटपुट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शोइंग दैट टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। हर लेवल पे सेम रहेगा। सही है सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमने एक्स एक्सिस पे लिए हैं, फिक्स कॉस्ट हमने वाई एक्सिस पे लिया है। ओके, TFC is a horizontal straight line parallel to x-axis because TFC remains same at all the levels of output even if the input is zero. Input zero है तब भी ये सेम रहने वाला है। चलो जी, फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट पे या टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट वो होगा जो कि समय के साथ आउटपुट के साथ कम या ज्यादा होता रहेगा डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब आउटपुट ज्यादा तो ये भी ज्यादा, आउटपुट कम तो ये भी कम। ओके, तो देखो इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली। बच्चे डायरेक्टली का मतलब क्या है? पॉजिटिव रिलेशन, एक ज्यादा तो दूसरा भी ज्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, वेजेस हो गया, ये सब, ठीक है। सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज प्रोडक्शन एंड बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ये ध्यान रखेंगे, ये जीरो पे जीरो हो जाता है, ये हो जाता है जीरो पे जीरो। सही है, ये कर्व आपको नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, टोटली अंडरस्टैंड, मैं बना के दिखाऊंगा आपको कर्व, चिंता मत करो, ठीक है। तो जीरो पे जीरो हो जाता है, फिक्स कॉस्ट का भी जीरो पे जीरो नहीं होता, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ गए। चलो आओ, इसके दूसरे नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आ जाओ, अब आपको बना के दिखाता हूं, यही वाली ले लें। यहीं पे बना देंगे। देखो बच्चों, इस बार क्या हो रहा है, इस बार मैं इसको बोल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका जीरो पे जीरो है, एक पे 6 रुपए का खर्चा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है खर्चा बढ़ रहा है, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 24, 5 पे 35, है ना। तो देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, राइट, परफेक्ट है। तो अब देखो अगर हमें इसको प्लॉट करना हो तो सर प्लॉट कैसे होगा? ये टेबल बच्चे कोशिश करना कि आप जो मैं बना रहा हूँ वही वाले बना के चलो, तो आपको काफ़ी इजी रहेगा इसकी रिलेशनशिप्स जानने में। 1 2 3 4 5 और इधर मुझे 35 तक जाना है, 5 5 का ले लेता हूँ, 5 10 15 20 25 30 35 35 तक हमने बेसिक बना लिया। तो जीरो पे जीरो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होगा। 1 पे 6, 1 पे 6, जरा सा 5 के ऊपर 1 पे 6, उसके बाद 2 पे 10, 2 पे 10, देन यू विल गेट 3 पे 15, 3 पे 15 ऑलमोस्ट यहाँ, उसके बाद 4 पे 24, 4 पे 24 एंड देन हमें मिलेगा 5 पे 35, 5 पे 35 इस तरीके से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके का थोड़ा सा उल्टा एस, एक तो सीधा एस होता है, ये लगभग अपोजिट एस थोड़ा सा चलता है, इसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट के साथ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि आउटपुट आगे की तरफ जा रहा है ना। जैसे जैसे आउटपुट आगे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज आउटपुट। इसका शेप कैसा होता है बच्चे? इनवर्स एस, याद रखना, इनवर्स एस, ये इसका शेप होता है।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आपको इसके बारे में पढ़ा देता हूं मैं। क्या लिखा है देखो, ये हो गया कर्व, मैंने आपको बना के दिखा दिया, उसको छोड़ो वाइट को। यूनिट्स ऑफ आउटपुट एक्स एक्सिस पे ली है, वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस पे लिया है। टीवीसी एक इनवर्स एस शेप्ड कर्व है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसमें जितने भी रीजंस आएंगे ना, सब में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलेगा। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? ये वो लॉ है जो प्रोडक्शन का नेचर बताता है। देखो कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होता है, खर्चा हमेशा किस पे डिपेंड होगा? प्रोडक्शन पे। भैया प्रोडक्शन ज्यादा कॉस्ट भी ज्यादा, प्रोडक्शन कम कॉस्ट भी कम, तो इसकी शेप का रीजन भी क्या हो गया? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। नेक्स्ट क्या आता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन इंडिकेटिंग दैट जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होगा। ऑलराइट, चलो उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट बेसिकली है इन दोनों का सम। जब आप इसका सम कर दोगे यानी टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the firm on factors of production required for production of a commodity, sum of total fixed cost and total variable cost, दोनों का सम कर दो टोटल कॉस्ट बन जाएगा। देखो वही टेबल, आउटपुट जीरो, फिक्स कॉस्ट 12 रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ये रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम करो, 12 + 0 12 टोटल कॉस्ट आ गया, 12 + 6 18 टोटल कॉस्ट आ गया, 12 + 10 22 टोटल कॉस्ट आ गया। तो दिस इज हाउ हमारे पास टोटल कॉस्ट तैयार हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट का अगर आपको कर्व बनाना हो तो देखो 12 पे हमारा फिक्स कॉस्ट था, देखो इस तरीके से यहाँ पे 12 पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट बन जाता है। दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। अब टोटल कॉस्ट क्या है? इन दोनों का सम, तो वो यहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है और इसके पैरेलल जाता है, इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। आप प्लॉट करके देखना, बिल्कुल इस तरीके से आपके पास कर्व बन जाएंगे, राइट। देखो मैं आपको फ्री हैंड बना के दिखाता हूँ। अगर हम फ्री हैंड बनाए तो कैसे बनाएंगे सर? टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा रहेगा? ऐसा, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इट रिमेन सेम ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होगा, थोड़ा सा इनवर्स एस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि 0 + 12 से शुरू होगा, ऑरिजिन से शुरू नहीं होगा। ये आ गया टोटल कॉस्ट। आ गया नहीं आ गया बच्चे? ऐसे बनता है, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप आता है इन तीनों का, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इसके रिलेशनशिप के साथ शुरुआत करेंगे। आई होप आपको आज इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना, कि ये सब क्या है, कैसे चलता है। हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि ये फिक्स ही रहता है तो इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहता है जो कि इनवर्सली एस शेप्ड होता है। सर इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होता है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इनवर्सली एस शेप्ड होने का कारण था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी कि बेसिकली प्रोडक्शन का बिहेवियर। जैसा प्रोडक्शन का बिहेवियर होता है उस तरीके से इनवर्सली एस शेप्ड कर्व बनता है। अब देखो इनवर्सली एस शेप्ड का क्या मतलब है? इनवर्सली एस शेप्ड का मतलब है कि इनिशियली जो आपकी कॉस्ट बढ़ती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। देख रहे हो, कॉस्ट तो बढ़ रही है, ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन स्लोली जा रहा है, गिरता हुआ। उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट होता है और उसके बाद फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यानी यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। देखो बड़ा सिंपल सा बिहेवियर है यार, कि जब आप कोई बिजनेस करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, तो इनिशियली आपके सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ अच्छी चल रही होती है, तो वहाँ पे आपका खर्चा कम आता है। बट जब आप ग्रोथ देखते हो फ्यूचर में, आपके फैक्टर्स थोड़े से कम इफेक्टिव हो जाते हैं, स्पेस कम पड़ने लगती है, तो खर्चे बढ़ने लगते हैं, तो बाद में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इनवर्सली एस शेप्ड के पीछे कारण समझ रहे हो कि क्यों पहले डिक्रीजिंग रेट और क्यों बाद में इंक्रीजिंग रेट? क्योंकि बाद में आपको चीजें कम पड़ने लगती हैं, रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं, तो खर्चा बढ़ता है, राइट। इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल कॉस्ट बन जाता है, वो ऐसा बन जाता है। ये भी पहले डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग रेट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप आएगा तो ऐसे ही कर्व बना के दिखा के आना, राइट, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आउटपुट ले लेना, यहाँ पे टीसी, टीवीसी, टीएफसी ले लेना, और ये भी दिखा के आना कि दिस इज डिक्रीजिंग रेट, दिस इज इंक्रीजिंग रेट, एंड दिस इज हाउ कर्व्स गो, राइट। अच्छा, अब हमें पढ़ना है कि इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है, इनमें आपसी रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखो रिश्ते की जब मैं बात करता हूं तो रिलेशनशिप्स हमेशा स्टार्ट करा करो शेप के साथ। अगर एग्जाम में रिलेशनशिप आएगा कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द शेप, पहले शेप बता देना कि TFC इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। TC and TVC are inversely S-shaped because of law of variable proportion. It initially increases with decreasing rate, then constant and finally at a increasing rate. ये हमारे पास होता है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि जो TFC और TC है ये कभी origin से शुरू नहीं होते। TFC and TC will never start from origin, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी खर्चा आएगा ही आएगा। सही है, परफेक्ट है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम origin। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे बच्चों इन दोनों के बीच की स्पेसिंग। देखो TC और TVC के बीच का शेप, बीच का स्पेस हमेशा इक्वल रहेगा। इट विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे हमेशा। टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज गो पैरेलल, साथ साथ चलते रहेंगे, कभी भी इनके बीच का स्पेस कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में फिक्स कॉस्ट होता है। अगर आप टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही आएगा। इन दोनों के बीच में हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, ऑलवेज इनके बीच में फिक्स कॉस्ट ही रहने वाला है। तो अगर इनके बीच में हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है तो इनके बीच का स्पेस हमेशा इक्वल रहने वाला है, ये हमेशा पैरेलल रहने वाले हैं, राइट। तो लिख दोगे कि ये हमेशा पैरेलल रहेंगे दोनों। अच्छा, उसके बाद सर स्पेस बताओ इन दोनों के बीच में, ये दोनों देखो TC और TFC, इनके बीच का स्पेस इनिशियली तो बिल्कुल जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है इनके बीच का स्पेस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि TC में से अगर TVC हटा दूं, TC में से अगर TFC हटा दूं तो मेरे सामने TVC आ जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो इनके बीच का गैप भी हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ये आपको रिलेशनशिप में लिखना है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो जी, अब आपको जरा मैं यहां से पढ़ा देता हूं, ये हमने पढ़ लिया था। TVC इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होते हैं? बिकॉज इनिशियली TVC राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा होता है फिक्स फैक्टर का, और एफिशिएंसी अच्छी होती है इनिशियली जब आप काम करते हो। बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है क्योंकि एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, चीजें कम पड़ने लगती हैं, शॉर्टेज होने लगती है, तो खर्चे बढ़ने लगते हैं, राइट। एक छोटा सा डिफरेंस है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का, इसका आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये आप खुद पढ़ोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मीनिंग लिख देंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है शॉर्ट रन में, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये जीरो होगा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो जीरो नहीं होता, सही है। ये वेरिएबल फैक्टर पे लगता है, वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, वो फिक्स फैक्टर पे लगता है। उसके बाद शेप आ गया और फिर एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट आता है बच्चों रिलेशनशिप। अगर एग्जाम में रिलेशनशिप आ जाए तो रिलेशनशिप कैसे करोगे? टेबल बना देना। कर्व मैंने आपको पीछे बना के दिखा दिया, ये आपको विजिबल नहीं होगा, इसको छोड़ दो, पीछे मैंने बना के दिखा दिया। अब देखो कर्व रिलेशनशिप लिखना कैसे। आउटपुट हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, TVC, TFC, TC हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। सबसे पहला पॉइंट ये लिख के आना है कि एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया। उसके बाद TFC कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, शेप बता दी। TC एंड TVC आर इनवर्सली एस शेप्ड, शेप बता दी। 3 पॉइंट हो गए। देखो अभी तक कुछ फालतू ज्ञान नहीं बताया हमने, सिर्फ ये बताया एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया, शेप बताई। 3 पॉइंट बन गए तुम्हारे, 3 पॉइंट बन गए ना। देखो नंबर बनने शुरू हो गए। समझो यार, नंबर लेने की कला, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, हमारे बच्चे स्मार्ट इनफ है। ओके देखो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TC और TFC बराबर होते हैं, जीरो लेवल पे TC और TFC बराबर होते हैं। देखो TC भी 12, TFC भी 12, क्यों? क्योंकि इनके बीच में वेरिएबल कॉस्ट है, वो जीरो पे जीरो होती है। परफेक्ट है। TC और TVC आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल होते हैं क्योंकि उनके बीच में कौन आता है, TFC आता है, वो हमेशा सेम रहता है। वही बात लिखी हुई है, द गैप बिटवीन देम रिप्रेजेंट TFC विच रिमेन्स कांस्टेंट। इवन आप उन दोनों का भी बता सकते हो, TC और TFC का, कि उनके बीच में TVC आता है, वो बढ़ता रहता है, इसलिए उनका गैप भी बढ़ता रहता है। 6 पॉइंट बन जाएंगे और आपका काम पूरा। परफेक्ट। तो रिलेशनशिप अगर आएगा एग्जाम में, टेबल बनाना, फिर कर्व बनाना, फिर ऐसे 5-6 पॉइंट लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। राइट। चलो सर हमने टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। टोटल कॉस्ट होता था कि हमारे पास
कितना टोटल खर्चा आ रहा है। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं एवरेज कॉस्ट। सर व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट होता है बच्चों पर यूनिट कॉस्ट, कि एक यूनिट का कितना खर्चा आ रहा है। व्हाट इज पर यूनिट कॉस्ट? कभी भी आपको एवरेज कॉस्ट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, राइट? जैसे हमने अभी क्या लिया था, हमने फिक्स कॉस्ट लिया था, लेट्स सपोज टोटल फिक्स कॉस्ट। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी 12, 4 पे भी 12, तो ये 12 ही रहा मेनली। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है आपका 0 पे 12, 1 पे 12, 2 पे 12, 3 पे 12, 4 पे 12, ये फिक्स्ड ही रहा था, राइट? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया पर यूनिट बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ मुझे, कि 0 पे अगर 12 आया तो पर यूनिट कितना? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये हम बोलेंगे इनफाइनाइट, हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? उसके बाद 1 पे 12 तो पर यूनिट तो 12 ही हो गया, 2 यूनिट बनाए तो भी 12, तो पर यूनिट कितना आ गया? 6 रुपए का आ गया। 3 यूनिट बनाए तो भी 12, तो 1 यूनिट कितने का आ गया? 4 रुपए का आ गया। 4 यूनिट बनाए तो भी 12, तो 1 यूनिट कितने का आ गया? 3 रुपए का आ गया। तो अगर देखा जाए आप जितने ज्यादा यूनिट्स बना रहे हो, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है? भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तभी तो जब आप बल्क में सामान खरीदते हो तो आपको सस्ता पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि जो इंसान बल्क में सामान बनाता है उसको पर यूनिट कॉस्ट कम होता चला जाता है, राइट? आ जाओ एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सर एवरेज कॉस्ट होता क्या है? पर यूनिट कॉस्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इन अ मोर रियलिस्टिक मैनर। एक्चुअल में एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 3 प्रकार की पर यूनिट कॉस्ट होती है। कौन कौन सी होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। 3 हो गई। कौन कौन सी? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। सर ऐसे कैसे? 3 कैसे हो गई? देखो हमने जब शुरू में पढ़ा, जब हम टोटल कॉस्ट को पढ़ रहे थे, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनको जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट। तो जब भी हम टोटल पढ़ रहे थे तो टोटल में ये 3 आए थे। अब इनका अगर पर यूनिट देखना हो मुझे अगर इनका पर यूनिट देखना हो, जब भी मैं एवरेज कॉस्ट की बात करता हूं तो इनका पर यूनिट कैसे आता है? सबसे पहले इसका एवरेज देखूंगा यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर इसका देखूंगा यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर इसका देखूंगा यानी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो मेरे पास 3 चीजें हो जाती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं मेरे पास? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ। क्या क्या आ जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले आ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट। इनिशियली जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका 0 पे 12, 1 पे 12, 2 पे 12, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो आप पर यूनिट निकालने के लिए, AFC निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। TFC को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो 12 बाय 0 इनफाइनाइट, 12 बाय 1 12, 12 बाय 2 6, 12 बाय 3 4, 12 बाय 4 3, 12 बाय 5 2.4। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे, देखो अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो, मैंने ये लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो कि भैया आउटपुट इधर ले लो 0 1 2 3 4 5 6 और इधर ले लेता हूँ मैं 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 0 पे कितना है? 0 पे इट इज इनफाइनाइट, तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, कर्व में दिखाई नहीं पाऊंगा। 1 पे कितना है? 1 पे 12, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 पे 12, 2 पे कितना है? 2 पे 6, 2 पे 6, 3 पे कितना है? 3 पे 4, 3 पे 4 आ गया। 4 पे कितना है? 4 पे
हमारे पास है 3, 4 पे है 3, 5 पे है 2.4। अगर आप करोगे, पीछे आया था तो कैसा बन रहा है, देखो इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये आ गया हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप है, व्हाट इज दिस शेप, इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो सेम होता है एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे, मतलब एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा। जैसे पहला तो ये आ गया, तो ये इतना था, ये इतना सा था। अब अगर ये बढ़ा तो इधर उतना ही कम हो गया, जो एरिया है ये बढ़ गया तो ये कम हो गया, है ना। तीसरा वाला ये हो गया, चौथा वाला हमारे पास ये हो गया, फिर पांचवा हमारे पास ये हो गया। ऐसे तो एरिया अंडर द कर्व सेम रहता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये नीचे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ये कम होता जा रहा है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। इसको टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता, तो ये भी कभी जीरो नहीं होगा। इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, नेवर, कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, परफेक्ट हो गया, सही हो गया जी। चलो अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं चीजें दिखा दूं। देखो क्या है, फ्रॉम द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल AFC diminishes by the same proportion, ठीक है, as that of the proportion of increase in the number of units। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जा रहा है, एंड द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम एंड इक्वल टू TFC। सही है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इसका प्रोडक्ट हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट के ही बराबर आएगा जब भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, परफेक्ट है ना। चलो सही है सर। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, AFC कर्व है कैसा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स। हर पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व सेम रहता है। AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट गेट्स नियरर टू बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस के करीब आएगा लेकिन टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि y पे इनफाइनाइट है, कैसे टच करूं, और x पे जीरो नहीं हो सकता कभी भी। परफेक्ट। देखो AFC can never touch x axis as TFC can never be zero. AFC can never touch y axis because at zero level of output TFC is a positive value और वो इनफाइनाइट बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सावधान इंडिया सवाल है, इसको मार्क कर लेना। सावधान इंडिया सवाल तुम्हारे पेपर में पूछेगा जरूर, एग्जामिनर चेक करता है। दिस इज सावधान इंडिया सवाल कि AFC दोनों एक्सेस को टच क्यों नहीं करता। परफेक्ट हो गया जी। चलो अब चलते हैं हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या था? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे निकलेगा? TVC अपॉन Q। बस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, है ना। देखो मैंने लिखा हुआ है इसमें, देखो जब आपको AFC निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ABC निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, पर यूनिट कॉस्ट आती रहेगी। सही है। चलो तो देखो हमने वही वाली टेबल ली, आउटपुट 0 1 2 3 4 5, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 6 10 15 24 35, डिवाइड कर दो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 1 पे 6 by 1 6, 10 by 2 5, 15 by 3 5। तो जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया वो कैसे आया बच्चों? 6 5 5 6 7, ये आया 6 5 5 6 7। तो कैसे बनेगा इसका कर्व? जब आप इसका कर्व बनाओगे, जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाओगे, आप प्लॉट करके देखना, तो इसका कर्व लॉ बना ही देता हूँ। 1 2 3 4 5 ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आया है? 6 5 5 6 7, 6 5 5 6 7। यस, 0 पे तो अनडिफाइंड है, 1 पे 6, 2 पे 5, 3 पे फिर 5, 4 पे 6, 5 पे 7। तो देखो कुछ इस तरीके का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनता है। ठीक है, अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा बन गया? इसको हम बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व।
सर ये यू शेप्ड क्यों है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट बच्चों इनिशियली कम होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर बढ़ने लगती है। तो इसके 3 फेसेस हैं, पहले डिक्रीजिंग, देन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजिंग। इसको ध्यान रखना, ये नेचर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। सही है, इधर आउटपुट लिख देंगे और इधर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर इंक्रीज होता चला गया। आओ पढ़वाता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसा बनता है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग। अब आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें हैं क्या। देखो जी, फ्रॉम द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल एवीसी इनिशियली फॉल्स, पहले गिरेगा, एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल इट स्टार्ट्स राइजिंग। कम होगा, अपने मिनिमम पे जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा। इट इज अ यू शेप्ड कर्व एज इट्स इनिशियली फॉल्स, देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड फाइनली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कोई और रीजन पूछने लगे सर एक्चुअल रीजन बताओ, तो बोल देना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या रीजन है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन बिहाइंड द शेप। ठीक है, चलो नाउ लास्ट आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगा पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, है ना। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते जाओ, आ जाएगा कि भैया 1 यूनिट बनाने में 12 रुपए का खर्चा आ रहा है फिक्स्ड, 6 आ रहा है वेरिएबल, तो टोटल कितना आया? 18। टोटल कितना आया हमारे पास? 18। अब देखो हमने क्या करा है, ये बेसिकली एवरेज ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, टोटल नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? एवरेज ही है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, AFC प्लस AVC को ऐड कर दिया कि भैया अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी किया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी किया हुआ है। इसको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा, या फिर आप टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर सकते हो, बात तो एक ही है। तो या तो आप टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर लेना या फिर इन दोनों को जोड़ देना, AFC प्लस AVC। सही है, तो हमने ऐड करा तो 1 पे आ गया 18, 2 पे आ गया 11, 3 पे आ गया 9, 4 पे आ गया 9, 5 पे आ गया 9.4। अब देखो इसका भी क्या बिहेवियर है, पहले गिरेगा 18 से 11, 11 से 9, फिर रुक जाएगा यहाँ पे और फिर बढ़ने लगेगा। तो जब आप इसको भी प्लॉट करोगे, जब आप इसको भी प्लॉट करते हो, यानी कि जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बनाओगे तो फिर वो भी 18 से गिरेगा, 9 पे जाएगा और फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये आपका बन गया एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको आप प्लॉट करके देखना एग्जैक्टली टेबल के तरीके से। तो ये भी कैसा बनेगा? ये भी यू शेप्ड बन रहा है। इसका भी बिहेवियर कैसा है? पहले डिक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट, 9 पे कांस्टेंट हुआ एंड देन इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो इसका बिहेवियर भी, ये भी यू शेप्ड कर्व है बच्चों। रीजन क्या है इसका यू शेप होने का? वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सब जगह रीजन यही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि कॉस्ट होती ही प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है बच्चे। सही है, तो हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन। यहाँ पे आपने आउटपुट लेना है और यहाँ पे आपने एवरेज टोटल कॉस्ट लेना है, ये आपकी चीजें बन जाएंगी। परफेक्ट हो गया, डन हो गया बेटा जी। तो दिस इज हाउ योर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज प्रिपेयर्ड। इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन जो आपने ऊपर लिखा था, देखो क्या लिखेंगे, इन द अबव डायग्राम and schedule AC is a U-shaped curve, initially falls, after reaching its minimum it starts rising। 3 फेसेस कौन से होते हैं बेटा? पहले फेस में दोनों के दोनों गिरते हैं, सेकंड फेस में कांस्टेंट हो जाते हैं और तीसरे फेस में बढ़ने लगते हैं, AC भी और AVC भी। परफेक्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज जस्ट अ रीड ओनली थिंग। नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप, तीनों का रिलेशनशिप, AC, AVC, AFC। तो देखो इसका एक कर्व आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये AC, AVC, AFC बना हुआ है, ठीक है। बट मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग AC, AVC, AFC को ड्रॉ करते हैं और उसकी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। देखो, चाहे तो आप पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, AVC, AC, AFC के आपके पास टेबल्स हैं, या फिर आप फ्री हैंड बना सकते हो, फ्री हैंड भी ये चलेगा, कोई भी तरीका इसके अंदर सही है, प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका AFC, ठीक है जी, ये हो गया आपका AC,
ABC, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, एंड ये हो गया आपका AC। इसको थोड़ा सा इसके साथ, चलो जी, ये हो गया हमारा AC। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ हमारे ये कर्व्स बन जाते हैं AC, ABC, AFC के। सही है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ताकि कर्व की शेप सही बन पाए। पहली बात, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये इसके कांस्टेंट या ये कह लो मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है, राइट। तो जो ABC इंटरसेक्ट करेगा AFC को, वो अपने मिनिमम पॉइंट पे करेगा। दूसरा, इसका जो मिनिमम पॉइंट है ये बाद में आना चाहिए, पहले मिनिमम पॉइंट ABC का आना चाहिए। देखो ABC का मिनिमम पॉइंट ये आ गया ना, AC का बाद में आना चाहिए। अगर आपने इसके कर्व में इसका मिनिमम पॉइंट पहले दिखा दिया तो वो गलत हो जाएगा, वहां पे आपके टीचर नंबर कट कर लेंगे, राइट। तो ध्यान रखना है बेटा जी कि आप लोगों को आउटपुट x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस इधर हमने लिया AC, ABC, AFC। ठीक हो गया। अब जब भी रिलेशनशिप्स लिखनी होती है तो सबसे पहले क्या करना है, ये बताना है कि x पे क्या लिया, y पे क्या लिया। तो हम बोलेंगे आउटपुट इज टेकन ऑन x एक्सिस एंड वेरियस एवरेज कॉस्ट आर टेकन ऑन y एक्सिस। उसके बाद आपको क्या बताना है, इनकी शेप के बारे में बताना है। तो AFC क्या है, AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AC एंड ABC आर यू शेप्ड कर्व, ये दोनों यू शेप्ड कर्व्स हैं। इनका रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। परफेक्ट है। इसके बाद बच्चों जब आपको दिखाना होगा तो आपको ये दिखाना है कि जगह कौन सी किसके बीच में। देखो सबसे पहले आप बता देना इन दोनों के बीच में, AC और AFC के बीच की जो स्पेस है, आप बोलोगे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सर क्यों बढ़ती जा रही है, ये इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे आगे 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 बढ़ता चला जाता है। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में बता देना। उसके बाद आप बताओगे इन दोनों के बीच में, AC और ABC के बीच में। तो अगर मैं AC और ABC की बात करूं, देखो पहले कितनी जगह, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और कम 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 होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं आपस में, कम जरूर होगी लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एवरेज फिक्स कॉस्ट है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट ऊपर से नीचे कम तो होता है लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो जब तक फिक्स कॉस्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रहेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता तो फिर ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट। और उसके बाद एक मिनिमम पॉइंट वाला पॉइंट बता सकते हो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। चलो सर एक बार पढ़ा दो हमें कि कहाँ पे क्या लिखा है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या लिखा है बेटा, AC and ABC are U-shaped curves because of law of variable proportion. AFC is a rectangular hyperbola, which means area under the curve remains same at all the points. AC curve will always lie above AVC and AC both includes AVC and AFC. बोल रहा है जो AC का कर्व है, ये वाला जो कर्व है AC का, ये हमेशा इन दोनों के AVC और AFC के ऊपर रहेगा क्योंकि इसके अंदर दोनों आते हैं। ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियस है ये तो बात। उसके बाद लिखा हुआ है AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है। AVC reaches its minimum point lower than that of AC because when AVC is at its minimum point, AC is still falling. ये बोल रहा है कि AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है, इसका बाद में आता है। क्यों? क्योंकि जब ये अपने मिनिमम पे होता है तो AVC अपने मिनिमम पे पहुंच गया लेकिन AC अभी भी गिर रहा है। देखो अगर हम नोट में चलें तो देखो ये अपने मिनिमम पे पहुंच गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो देखो AC अभी और गिर रहा है। तो ये जब अपने मिनिमम पे पॉइंट पे पहुंचता है तो ये अभी गिर रहा होता है। सर ये क्यों गिर रहा होता है? बिकॉज AC में तो यार दोनों आते हैं ना, AVC भी आता है और AFC भी आता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट कर्व नहीं है, ये डिपेंडेंट है उन दोनों के बिहेवियर के ऊपर। तो AVC तो इंडिपेंडेंटली गिर रहा है नीचे की तरफ, राइट, लेकिन ये AFC को भी चेक करके चलता है। तो यहाँ पे अभी और नीचे इसलिए आता है क्योंकि AFC भी अभी गिर रहा होता है। तो हमेशा याद रखना पहले मिनिमम पॉइंट किसका आएगा,
एवीसी का आएगा, बाद में एसी का आएगा, क्योंकि एसी इज नॉट इंडिपेंडेंट, एसी डिपेंडेंट है दो कर्व्स के ऊपर, दैट इज एएफसी एंड एवीसी। चलो जी, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस मिनिमम पॉइंट के बारे में चीजें लिख देना। ओके चलो, एज आउटपुट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी डिक्रीजेस। बोल रहा है एसी और एवीसी के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में गैप कम 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 होता जाएगा, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये इनके रिलेशनशिप्स के बारे में आप लिख सकते हो। लास्ट आती है बच्चों हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? आ जाओ। देखो जो हमारे पास कॉस्ट होती है ना, मैं पूरा टेबल आज ड्रॉ कर पाऊंगा। जो कॉस्ट होती है हमारे पास वो तीन तरीके की होती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? टोटल कॉस्ट्स। टोटल कॉस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट बन गई। उसके बाद हमारे पास आती हैं एवरेज कॉस्ट्स। जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास आती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जोड़ दूं तो फिर एवरेज कॉस्ट। परफेक्ट है। अब जो टोटल कॉस्ट होती है और एवरेज कॉस्ट होती है उसके अंदर ये अलग अलग कॉस्ट आ गई, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक इंडिविजुअल कॉस्ट है जिसको हमें बस पढ़ना है और उसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं है, राइट? यानी मार्जिनल फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट एक ही है, राइट? अच्छा, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट निकलता है बच्चों सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जोड़ते जाओ टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू और TCN माइनस TCN माइनस 1। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट। जब भी एक और यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा आया उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सर जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि जब हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे तो 6 यूनिट का खर्चा आ रहा था, ठीक है, जो कि टोटल कॉस्ट था, ये मान के चलो। ठीक है, अब मैंने 1 यूनिट बनाया तो 10 हो गया, 2 यूनिट बनाया तो फिर 14 हो गया, 3 यूनिट बनाया तो फिर 16 हो गया। अब देखो आप ये देख रहे हो कि टोटल कॉस्ट में कुछ ना कुछ एडिशनल आ रहा है। पहले पे हम कुछ नहीं करते, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कुछ नहीं है। अब देखो 6 से 10 कितना एक्स्ट्रा हुआ? 4, तो ये 4 हो गया। 10 से 14 4, 14 से 16 2। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जो भी एडिशनल कॉस्ट आ रहा है एक और यूनिट बनाने के लिए उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। जैसे 6 से 10 कितना चेंज आया? 4। 0 से 1 कितना चेंज आया? 1, तो ये 4 हो गया। 10 से 14 कितना चेंज आया? 4। 1 से 2 कितना चेंज आया? 1, तो ये 4 हो गया। 14 से 16 कितना चेंज आया? 2, 1, तो ये 2 हो गया। तो देखो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलो आओ अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट है क्या। What is marginal cost? It refers to addition to total cost when one more unit of output is produced. जब भी एक और यूनिट ऑफ आउटपुट बना है तो एडिशनल कॉस्ट कितना आया उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। सही है, जैसे टोटल कॉस्ट 2 यूनिट्स का 200 है और टोटल कॉस्ट 3 यूनिट्स का 240 है। चलो बताओ, 2 यूनिट बनाए तो 200, 3 यूनिट बनाए तो 240, तो एडिशनल कितना खर्चा आया? 40। दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। सही है, ये फॉर्मूला लिख लिया, या तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा क्यू या फिर TCN माइनस TCN माइनस 1। TCN माइनस TCN माइनस 1 का मतलब होता है नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना। दिस इज द फॉर्मूला, राइट? चलो अब देखो, अगर मुझे इसको प्लॉट करना हो तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा? ये वही टेबल ले ली हमने, ये टोटल कॉस्ट है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हो। 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 18 4, 5 9, बस माइनस करते गए नीचे से ऊपर, तो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आ जाएगा। जब आप मार्जिनल कॉस्ट को बच्चे प्लॉट करोगे, जब आप मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। ठीक है, अब ये वाला जो कर्व है दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। आप एग्जैक्टली भी चाहे प्लॉट करके देख लेना, इधर आउटपुट लेके
और इधर मार्जिनल कॉस्ट लेके, तो इसको भी हम लोग यू शेप्ड ही बोलते हैं, लेकिन ये यू शेप थोड़ा सा टी जैसा होता है, ठीक है, टिक जैसा, जैसे हमारा टिक होता है ना, बच्चा कॉपी सही करता है चेक चेक चेक, तो थोड़ा सा टिक शेप कर्व होता है, बोला जाता है लेकिन यू शेप्ड ही, ठीक है। इसमें भी 3 फेसेस हैं, स्लोली धीरे में शुरू में तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर अपने लोएस्ट पे जाएगा और फिर बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा इंक्रीजिंग रेट से। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो भी 3 फेसेस में डिवाइडेड होती है, सबसे पहले डिक्रीजिंग, देन इट रीचेज इट्स मिनिमम एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, राइट। ये मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर होता है। आओ जी, एक बार ये पढ़ा दूं, फिर मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में तुम्हें एक बहुत शानदार टेक्निक बताऊंगा, तुम्हारे से गलती कभी नहीं होगी। In the above schedule and diagram, we observed that MC is a U-shaped curve because it initially falls till it reaches its minimum point and then start increases because of law of variable proportion. Reason पूरे chapter में एक ही है, law of variable proportion. चलो, relationship between AC and MC, देखो सबसे पहले AC MC, उसके बाद क्या है relationship between AC AVC and MC, right? तो हमारे पास जो रिलेशनशिप्स आ रहे हैं ना मार्जिनल कॉस्ट के हमें 2 रिलेशनशिप्स दिखाने हैं। सबसे पहले तो AC का MC के साथ, उसके बाद AVC का MC के साथ, फिर तीनों, राइट। तो अब मैं तुम्हें एक बहुत शानदार हिंट बताता हूँ, तुमने एक रिलेशनशिप कर लिया, तुम्हारे सारे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेशनशिप ऑफ AC एंड MC, उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ AVC एंड MC, उसके बाद लास्ट में रिलेशनशिप ऑफ AC AVC एंड MC। बेटा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन में ये वाले रिलेशनशिप्स आने की। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप्स आएंगे ही आएंगे, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आने ही हैं, इनके बिना चीज़ें नहीं होती, राइट। अब देखो कैसे बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में 2 बातें याद रखना। पहली बात, मार्जिनल कॉस्ट किसी भी कर्व को कट करेगा ना तो वो अपने मिनिमम पे होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट जब भी कोई कर्व को कट करता है तो वो अपने मिनिमम पे होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, मार्जिनल कॉस्ट अपने पीछे पीछे लेके चलता है कर्व को, यानी कि अगर मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है तो दूसरा कर्व भी गिरेगा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो दूसरा कर्व भी बढ़ेगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना, तुम्हारी कभी रिलेशनशिप गलत नहीं होगी। क्या बोला मैंने? मार्जिनल कॉस्ट जब भी किसी कर्व को कट करेगा तो उसके मिनिमम पे कट करेगा। दूसरी बात, मार्जिनल के पीछे पीछे हैं सारे, मार्जिनल अगर नीचे जाएगा तो दूसरा कर्व भी नीचे जाएगा, मार्जिनल अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा कर्व भी ऊपर जाएगा, राइट। देखो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का अगर मुझे रिलेशनशिप दिखाना हो तो मैं बोलूँगा भैया देखो एवरेज कॉस्ट आ गया, ये सही है, परफेक्ट है। तो ये आ गया मेरे पास, एवरेज कॉस्ट थोड़ा ऊपर से बनाता हूँ, लो जी, ये हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया। अब देखो इसका मिनिमम कहाँ है, ये रहा इसका मिनिमम। मार्जिनल इस तरीके से इसको मिनिमम पे कट करेगा, देखो इसके मिनिमम पे। पहले मार्जिनल गिर रहा है तो देखो ये भी गिर रहा है, फिर मार्जिनल बढ़ने लगा तो फिर ये भी बढ़ने लगा, तो मार्जिनल के पीछे पीछे चलते हैं सारे कर्व्स, राइट। इसी तरीके से AVC और MC का दिखा सकते हो आप। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा है, अभी पढ़ के आए हो, थोड़ा इस तरीके का होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये इसका मिनिमम है, मार्जिनल कुछ इस तरीके से जाएगा। देखो फिर से मिनिमम पे कट किया, जब ये गिर रहा था तो ये भी गिर रहा था, ये बढ़ने लगा तो ये भी बढ़ने लगा, सीधी सीधी सी बात है, राइट। उसके बाद अब आ जाओ AC AVC और MC, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप AC बना लो, AVC, लो जी AVC हो गया, ये इसका मिनिमम है। उसके बाद आप AC बना लो, लो जी, थोड़ा सा इसको सही करके बनाना पड़ेगा, ये आपका AC हो गया, ये इसका मिनिमम है, ठीक है। आपको पता है ना AVC का मिनिमम पहले आता है, AC का मिनिमम बाद में आता है, राइट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगा, इनके मिनिमम पे कट करेगा, तो मार्जिनल कुछ इस तरीके से। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट जब ये नीचे आ रहा है तो ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये बढ़ने लगा तो ये भी बढ़ने लगा, ये भी बढ़ने लगा, समझे। तो इस तरीके से ये वाला रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आएगा ही आएगा। लेकिन 2 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी ना, तुम काम कर लोगे। पहले वाले पॉइंट में क्या लिख के आओगे, एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया। दूसरे पॉइंट में क्या लिख के आओगे, इनके शेप्स, तीनों यू शेप्स हैं। रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर आप क्या बताओगे, मार्जिनल कॉस्ट इनके मिनिमम पे कट करेगा। फिर बताओगे जब मार्जिनल गिर रहा था तो ये भी गिर रहे थे, मार्जिनल बढ़ने लगा तो ये भी बढ़ने लगे, खत्म, ठीक है ना। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से।
कंफ्यूजन तो होने ही नहीं देंगे हम बच्चों को रिलेशनशिप्स में। देखो क्या लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टेबल वही वाली पिछले वाली चल जाएगी, टोटल कॉस्ट की ये रही। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, टीसी अपॉन क्यू। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, निकल जाएगी। बस टेबल बनानी है, कर्व तो फ्री हैंड बना देना वहां पे। अब देखो व्हेन MC इज लेस देन AC, जब MC कम है AC फॉल्स, सीधी सी बात है। MC इज इक्वल टू AC, जब बराबर है, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो अपने मिनिमम पे होता है। जब मोर देन AC है तो AC बढ़ जाता है। MC कर्व स्टीपर एज कम्पेयर टू AC कर्व। MC का जो कर्व है वो थोड़ा सा स्टीपर है, स्टीपर का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट होता है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट कर्व। सिंपल रिलेशनशिप्स। सही हो गया या नहीं हो गया बेटा जी, परफेक्ट हो गया। चलो अब देखो लिखा हुआ है AC डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि AC डिपेंड करेगा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। अगर मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है तो AC भी गिरेगा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा, और वो कट कहाँ पे करेगा, उसके मिनिमम पे। ये बस 3 पॉइंटर्स लिखे हुए, आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। परफेक्ट, चलो जी। फिर एक रिलेशनशिप कौन कौन सा, AVC और MC। इस बार AVC और MC वही सेम रिलेशनशिप आप लिख सकते हो। टेबल बनाएंगे, पीछे जो चैप्टर में आई सेम टेबल। व्हेन MC इज लेस देन AVC, जब कम है तो AVC फॉल्स। MC इज इक्वल टू AVC, अपने मिनिमम पे होगा। MC इज मोर देन AVC, AVC बढ़ेगा। MC का फिर से स्टीपर है। 4 पॉइंट लिखे, खत्म। ठीक है, रिलेशनशिप्स डन। उसके बाद AC, AVC, MC ये मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से आज तैयार करोगे, ये आप खुद से करके आओगे। ठीक है, अब इसमें आती है बेटा ये छोटी छोटी रिलेशनशिप्स जैसे TC एंड MC, है ना। तो टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप्स होती हैं, तो देखो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं अपने दिमाग में कि जब भी आप टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को प्लॉट कर रहे हो तो देखो TC कैसा होता है। TC इस तरीके से यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा ऊपर से, है ना। जहाँ पे इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम आना चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट का कर्वेचर ये थोड़ा कॉन्स्टेंट होता है, इनवर्स S शेप होता है ना, पहले डिक्रीजिंग रेट फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीजिंग रेट, राइट। तो जहां पे ये कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये वाला पॉइंट, यहीं पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम आना चाहिए। बस बाकी वही सेम बात है कि TC डिक्रीजिंग रेट पे है तो ये भी गिर रहा है, ये कांस्टेंट हुआ तो ये मिनिमम हो गया, फिर ये बढ़ने लगा तो ये भी बढ़ने लगा। ये 3 पॉइंटर्स आपको टोटल कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में लिखने होते हैं। देखो व्हेन TC राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, MC डिक्लाइंस। डिमिनिशिंग रेट पे चल रहा होता है तो MC गिर रहा होता है। When the rate of increase in TC stops diminishing, मतलब जब वो अपने कांस्टेंट पे आता है तो MC is at its minimum point, and when the rate of increase in total cost starts rising, जब वो बढ़ने लगता है तो MC भी बढ़ने लगता है। परफेक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC, ये दिखाना है। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, जो सम है मार्जिनल कॉस्ट का, अगर आप एरिया अंडर द कर्व ऐड करते जाओ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाता है। बड़ी सीधी सीधी सी बात है। देखो MC इज एडिशन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सो TVC कैन बी ऑब्टेन्ड। TVC कैसे मिल सकता है, एज समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, राइट। वही वाली बात लिखी हुई है, देखो कि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का समेशन कर देते हैं, ये हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया, राइट। अब इसके नीचे का जो एरिया है ये टोटल का सम करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। इतना कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट के अंडर समेशन करोगे तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। बस लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा कॉस्ट हो जाता है समाप्त। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीवन।